स्टार्ट करते हैं। तो स्थिति समय ग्राफ, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक समान गति में कौन सा ग्राफ पढ़ा था, वेग समय ग्राफ पढ़ा था। अब पढ़ने जा रहे हैं स्थिति समय ग्राफ। तो बनाते डायग्राम। ये x, ये y, और ये हो जाएगा आपके पास में समय अक्ष, और ये कौन सी अक्ष हो जाएगी, स्थिति। ये हो गया मूल बिंदु। और वही बात ले लेते हैं हम t1 समय पर वस्तु की स्थिति ले लेते हैं हम, वस्तु की स्थिति x1, और t2 समय पर। तो ये इसको जब मिलाएंगे हम तो इस तरह से मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर मैं कोई एक बिंदु यहाँ पर समय ले लेता हूँ मैं t2, ये t2, और t2 समय पर वस्तु की स्थिति मान लेता हूँ x2। इसको मिला देंगे इस तरह से, और इसको मिला देंगे यहाँ, ये एक बिंदु यहाँ मिलेगा, और इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे हम आपस में ऐसा मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका स्थिति समय ग्राफ। इसको भी थोड़ा सा आप इधर बढ़ा सकते हैं, ऐसा ये यहाँ तक ऐसा बढ़ा सकते हैं। यहाँ जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अगर आपको परिभाषा इसकी बोलना है तो क्या बोलेंगे आप, स्थिति समय ग्राफ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। बोलिए, तो किसके किसके बीच में ग्राफ खींचे बताओ, किसके किसके बीच में ग्राफ खींचे, बोलिए। स्थिति और समय के बीच ग्राफ खींचा है, सीधी सी बात है। तो एक समान गति में वस्तु की स्थिति और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। आप यहाँ पर अगर कोई चित्र बनाते हैं तो इसमें आप ऐसा चित्र भी लिख सकते हैं, चित्र, और चित्र में क्या बनाया हो आपने, स्थिति समय ग्राफ। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्थिति समय ग्राफ। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो जाता है कि आपने जो चित्र बनाया उसका नाम भी आपके पास में लिखा रहे। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी बताइए जरा। एक समान गति में वस्तु की स्थिति और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने क्या किया है, t1 समय लिया और इस x अक्ष पर समय लिया, समय अक्ष कहलाएगी ये x अक्ष, और y अक्ष जो होगी वो स्थिति अक्ष कहलाएगी। t1 समय पर आपने वस्तु की स्थिति क्या कर दिया, x1 लिख दिया, और t2 समय पर वस्तु की स्थिति x2। इसको आप नाम दे दीजिए a, इसको नाम दीजिए b, ये वाला पॉइंट a, ये वाला पॉइंट b, ये पॉइंट है a डैश, और ये पॉइंट को क्या नाम दे दीजिए आप, b डैश नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपने t1 समय पर x1 स्थिति है तो बिंदु a डैश मिला, t2 समय पर स्थिति कौन सी है, x2 है तो b डैश मिला। इस a डैश और b डैश को मिलाया तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई, और इस सरल रेखा का नाम ही क्या है, क्या है सरल रेखा का नाम, x मतलब स्थिति, t मतलब समय। इसको xt ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, xt ग्राफ। x जो है वो स्थिति को प्रदर्शित करता है, और t जो है वो समय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में स्थिति और समय के बीच क्या कर दिया आपने, ग्राफ खींच दिया। और ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा ही स्थिति समय ग्राफ कहलाएगी। अच्छा, और ये सरल रेखा जो है ये समय अक्ष पर क्या है, किसी कोण पर झुकी हुई है। देखो है झुकी हुई, ये ऐसी झुकी है कि नहीं, इस तरह से। और किस पर झुकी हुई है, किस पर झुकी हुई बताइए, समय अक्ष पर। कौन से अक्ष पर, समय अक्ष पर किसी कोण से क्या हुई है, झुकी हुई है। ठीक, तो हम इसको पूरी परिभाषा इस तरह से बोलते हैं कि एक समान गति में वस्तु की स्थिति तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष के साथ किसी कोण पर झुकी होती है। ये होगी इसकी कंप्लीट परिभाषा। यस और नो, क्लियर? बात समझ में? हाँ, ठीक है ना?
बात समझ में आ गई? क्या है परिभाषा? एक समान गति में वस्तु की स्थिति और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। कौन सी सरल रेखा मिली? ए डैश और बी डैश को मिला तो ये सरल रेखा मिली, तो ये इसी को बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष के साथ किसी कोण, स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष के साथ किसी कोण पर झुकी होती है। क्लियर हो गया? यस और नो? तो ये वाला जो ग्राफ है ये समय अक्ष पर क्या है? कोई कोण बनाती हुई क्या झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है? क्लियर है? यस और नो? ठीक। अब ये हो गया, यानी ये हो गया आपका स्थिति समय ग्राफ और ये हो गया आपके समय अक्ष। तो ये स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष पर क्या है? इस तरह से झुकी हुई है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इस चित्र को और आगे बढ़ाता हूं। ये देखिए, ये आगे बढ़ा दिया मैंने और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। जब इस पॉइंट को नाम मैं सी दूंगा तो यहां कितना कोण बनेगा? कितना कोण बनेगा वहां? बोलो। 90 डिग्री। 90 डिग्री। और यहां पर थीटा है तो यहां पर भी क्या बनेगा? थीटा। कौन से कोण कहलाते हैं ये? बताइए। अगर यहां थीटा है तो यहां पर भी थीटा बनेगा। कौन सा कोण कहलाते हैं दोनों? कौन से कोण कहलाएंगे? हाँ, कौन से कोण कहलाएंगे? यहां थीटा बना है, नहीं, एकांतर कोण नहीं है ये। कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण, इनका क्या नाम होता है? 3 प्रकार के कोण होते हैं, है ना, इनको संगत बोलते हैं। ठीक है? 2 समांतर इस तरह से अगर कोई रेखा काटेगी तो ये जो जेड की आकृति बनती है, ठीक है, जेड की जो आकृति बनती है ये कहलाते हैं आपके एकांतर कोण। ठीक? और ऐसा काटने पर ये जो कोण बनते हैं ये बनते हैं आपके कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। ये 3 प्रकार के कोण होते हैं, मालूम होना चाहिए सबको। ये कौन से कोण कहलाते हैं? 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों लाइनों के एक ही तरफ जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाएंगे? संगत। ये जो जेड की आकृति बनती है इस तरह से, जेड दिख रहा है आपको, यहाँ थीटा यहाँ थीटा, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एकांतर कोण। समझ गए? और एक ही बिंदु पर जो आमने सामने कोण बन गए इनको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको हम? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समझ गए? इस तरह से होता है। तो ये अभी जो हमने यहाँ पर कोण बनाए कौन से कोण है? कौन से कोण है? संगत कोण है। कौन से कोण है? संगत कोण है। राइट? इस तरह से। तो इनको मिटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है, मालूम होना चाहिए। कई बार आएगा आपको, पता होना चाहिए। ठीक, ये हो गया, है ना। अब हम देखते हैं थ्योरी में क्या लिखेंगे। माना कि कोई वस्तु एक समान वेग v से गति कर रही है। ठीक है, माना कि कोई वस्तु एक समान वेग v से गति कर रही है। t1 समय पर वस्तु की स्थिति x1 और t2 समय पर वस्तु की स्थिति x2 है। t1 समय पर वस्तु की स्थिति x1 और t2 समय पर वस्तु की स्थिति x2 है। तब तो मैं थोड़ी सी थ्योरी की लाइनें लिखे देता हूं, है ना। माना कि कोई वस्तु एक समान वेग v से गति कर रही है। क्यों एक समान वेग से गति कर रही है? क्योंकि कौन सी गति है ये? कौन सी गति है? एक समान गति है, तो वेग कैसा रहेगा? एक समान। इसलिए एक समान वेग v से गति कर रही है। t1 समय पर वस्तु की स्थिति x1 तथा t2 समय पर वस्तु की स्थिति क्या है? x2 है। तब वेग बराबर क्या होता है बताइए? वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समयांतराल।
माइक बंद करो। ये हो गया विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग v, विस्थापन कैसे निकालते हैं? विस्थापन कैसे निकालते हैं? अंतिम स्थिति माइनस, कैसे निकालते हैं? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति हो गई x2 माइनस प्रारंभिक स्थिति हो गई x1 अपॉन t1 माइनस t2, चल t2 माइनस t1, समय अंतराल अंतिम समय t2, प्रारंभिक समय t1, तो t2 माइनस t1। इक्वेशन नंबर देते हैं इसको, कौन सा? फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब ग्राफ से, अब ग्राफ को देखते हैं हम, ग्राफ से क्या हमको मिलता है ना, उस पर हम चर्चा करते हैं। ग्राफ में हमको ये x2 माइनस x1 निकालना है। x2 माइनस x1 कैसे निकालेंगे बताओ? x2 माइनस x1 कैसे निकालोगे? बोलिए भाई। x2 कहाँ से? यहाँ से नापोगे ना x2 को, ऐसा नापोगे कि नहीं? हाँ भाई, यहाँ से नापोगे ना ऐसा, यहाँ तक। तो ये वाली जो लंबाई है किसके बराबर होगी बताओ? ऐसे नापोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा। हाँ, ये वाली जो यहां से नापोगे x2, ये लंबाई किसके बराबर होगी? ये, यानी कि b विडेश के, किसके? b विडेश के इक्वल हो जाएगी, है ना। ये हो गया x2 का मान b विडेश माइनस, अब x1 बताओ। x1 यहां से लेकर यहां तक, तो ये किसके इक्वल होगी बताओ? बोलो। BC, बिल्कुल क्लियर है। किसके इक्वल होगी? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? BC के इक्वल होगी कि नहीं होगी? यहां से लेकर यहां तक दूरी x2, तो ये x2 दूरी किसकी इक्वल हो गई? b डैश के इक्वल हो गई। और x1 यहां से लेकर यहां तक x1 है, तो ये किसके इक्वल होगी बताओ? BC के। समझ गए? BC। तथा T2 माइनस T1 भी निकालो। T2 माइनस T1, सॉरी, अभी इसको इसी को बढ़ाओ। अभी b विडेश में से BC को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? b विडेश में से BC को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? b डैश C, बिल्कुल। इस b विडेश, ये b विडेश है, b विडेश, इस b विडेश में से इस BC को घटा देंगे तो इतना मिलेगा, b डैश C। तो बिल्कुल लिख देते हैं यहाँ b डैश C, क्लियर। और अब बताइए, तथा T2 माइनस T1 भी निकालना है। T2 कौन सा होगा? यहाँ से नापोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक T2 है, तो कितना होगा बताइए टोटल? कितना होगा? OB होगा ना, OB, O से लेकर B तक OB, है ना, OB माइनस T1 कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक कितना? OA, बिल्कुल OA। हाँ, अब बताइए, इस OB में से इस OA को क्या कर दोगे आप? घटा दोगे तो कितना मिलेगा? मिलेगा AB। OB में से OA को, इतने में से इतने को घटा दिया, इतना मिलेगा, यानी AB मिलेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से चलिए, V इज इक्वल टू x2 माइनस x1, कितना आया? x2 माइनस x1 b डैश C, और T2 माइनस T1 कितना आया? T2 माइनस T1 AB है, होगा कि नहीं? सही है। V इज इक्वल टू b डैश C अपॉन, अब बताइए AB जो है, ये वाला जो AB है, ये किसके इक्वल है? बोलिए, A डैश C के। कोई डाउट है किसी को? AB, ये है ना AB, किसकी इक्वल है बताओ?
ए डैश सी के, है ना? कैसा नो? तो क्या आएगा? ए बी बराबर आ जाएगा ए डैश सी, ए डैश सी। अब मुझे ये बताइए कि जो ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बी ए डैश सी बी डैश, तो ए डैश सी बी डैश में ये जो बी डैश सी है वो क्या है बताओ? क्या है? लंब है ना? न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, आपको मालूम है ना? न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो ये आपका न्यून कोण है, उसके सामने की भुजा ये है, तो ये बी डैश सी ये लंब कहलाएगी। क्लियर? तो ये लंब हो गया, कल मैंने इसलिए बताया था आपको। और ये ए डैश सी क्या है? ए डैश सी क्या है ये बताओ? क्या है? आधार, बिल्कुल, ये हो गया आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है बताइए? टेन थीटा, टेन थीटा होता है ना? तो लिख देते हैं v इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये हो गया आपके पास में डेरिवेशन। और टेन थीटा को यहाँ पर, टेन थीटा को यहाँ पर हम बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ की ढाल। क्या बोलते हैं इसको? स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक, ढाल है कि नहीं? देखो ये ढाल है कि नहीं? ये ढाल है या नहीं बताओ? अरे ये ढाल है कि नहीं? ढाल किसको बोलते हैं? झुके हुए को ढाल बोलते हो कि नहीं बताओ? हाँ, तो यहाँ जो टेन थीटा है वो किसकी ढाल है? ये स्थिति समय ग्राफ की ढाल है, यानी कि, और उसी ढाल का शब्द होता है प्रवणता भी बोलते हैं उसको, ढाल या प्रवणता। तो और ये ढाल या प्रवणता किसके बराबर है बताओ? किसके बराबर है? किसके? वेग के बराबर है। तो यहां लिखेंगे अतः एक समान गति में वस्तु का वेग, वस्तु का वेग स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के बराबर होता है। क्लियर? यस और नो? समझ गए? क्या लिखे? ये क्या है? वेग है, और ये क्या है? वेग समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता, वस्तु का वेग कॉमा स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के बराबर होता है। तो ये जो वेग है, और इसको हमने बोले हैं स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता, तो इस तरह से वेग स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के बराबर हो गया। इसलिए हमने लिखा अतः एक समान गति में, तो वो लिखा है एक समान गति में वस्तु का वेग, ये हो गया वस्तु का वेग स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता यानी कि टेन थीटा के बराबर होता है। कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल हो जाएगा और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल। अगर ग्राफ में आएगा तो ये वाला ग्राफ आ सकता है, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में वस्तु का वेग स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के बराबर होता है। राइट? यस और नो? क्लियर? हाँ, तो बहुत आसान था। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको एक्सेलरेशन। बोलना जरा, क्या पढ़ते हैं इसको? एक्सेलरेशन। बोलिए, एक्सेलरेशन बोलो। नहीं बन रहा है? बोलते हैं एक्सेलरेशन। नहीं,
अरे कोई तो बोलो। चलो, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। चलो ठीक है। त्वरण क्या है, त्वरण पर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने कौन सी गति पढ़ा था? एक समान गति पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हम एक समान गति करते हैं क्या? बताइए, हम कौन सी गति करते हैं? असमान गति करते हैं, यानी कि परिवर्ती गति करते हैं, है ना। हम जो गति करते हैं वो कौन सी गति करते हैं? परिवर्ती गति करते हैं, ठीक है। और परिवर्ती गति में आपको मालूम है कि वेग समान रहता नहीं है। वेग क्या होता है? समय के साथ में बदलते रहता है। और जब वेग समय के साथ बदलता है तो फिर किसकी उत्पत्ति होती है? फिर उत्पत्ति होती है त्वरण की। किसकी उत्पत्ति होती है? त्वरण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो गति करते हैं वो परिवर्ती गति करते हैं, यानी हमेशा हम अपने घर से एक समान वेग से निकलते नहीं हैं और हमेशा हमारे पूरे रास्ते पर हमारा वेग एक समान नहीं रहता है। इसका मतलब वो कौन सी गति करते हैं? हम गति करते हैं त्वरित गति, यानी कि परिवर्ती गति करते हैं। समय के साथ वेग में क्या होता जाता है? परिवर्तन होता है। और जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तो फिर किसका निर्माण होता है? किसकी उत्पत्ति होती है? त्वरण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आप लोगों ने एक्सीलेटर नाम सुना है? एक्सीलेटर, हाँ? अरे गाड़ी में होता है ना एक्सीलेटर, हाँ? उसका नाम लोगों ने बिगाड़ दिए हैं, है ना। उसका नाम एक्चुअल में क्या है? एक्सेलरेटर है। क्या नाम है उसका? एक्सेलेरेटर, ये नाम है उसका। हिंदी में बोलते हैं उसको त्वरक। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? त्वरक कहते हैं। और एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? तो एक्सेलरेटर का नाम बिगाड़ कर एक्सीलेटर कर डाले लोगों ने, है ना। आप कोई भी बोलता है तो बोलते हैं एक्सीलेटर बढ़ा, एक्सीलेटर कम कर, एक्सीलेटर बढ़ा, एक्सीलेटर कम कर, है ना। तो उसका एक तो नाम एक्सीलेटर नहीं है, उसका नाम क्या है? एक्सेलरेटर है। क्या नाम है उसका? एक्सेलरेटर उसका नाम है। दूसरी चीज, हिंदी में उसको त्वरक कहते हैं। अब तुम ये मत बोलने बैठ जाना गाड़ी चलाने वाले को, भैया त्वरक बढ़ा, त्वरक घटा, है ना। कान पे एक लगा देगा, वो बोलेगा क्या बोल रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है मेरे, त्वरक त्वरक चिल्ला रहा है ना। नाम क्या है उसका? है हिंदी में उसको त्वरक, लेकिन त्वरक के नाम से उसको कोई नहीं जानता, उसको सब एक्सीलेटर के नाम से जानते हैं, है ना। और तुमने अगर त्वरक शब्द बोले और त्वरक बढ़ा, त्वरक घटा, है ना, तो उसका दिमाग हो जाएगा खराब और फिर उसके साथ फिर तुम्हारे साथ कुछ भी कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना। तो आप क्या बोलेंगे उसको? हाँ, आप उसको ये समझाएंगे कि भैया इसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, एक्सीलेटर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर बोलते हैं। और आप भी एक्सेलरेटर शब्द का ही यूज करेंगे, एक्सीलेटर का नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात, है ना। तो अब वो एक्सेलरेटर का काम क्या है? एक्सेलरेटर का काम ही है वेग को बढ़ाना और वेग को क्या करना? कम करना। बढ़ाते हो, कम करते हो, बढ़ाते हो, कम करते हो। जब आप एक्सेलरेटर क्या करते हो? ज़्यादा करते हो, बढ़ाते हो, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब आपके वेग में क्या होगी? वृद्धि हो गई। और जब आप एक्सेलरेटर को क्या करते हो? घटाते हो, है ना, तो क्या हो जाता है? वेग में कमी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक्सेलरेटर का काम क्या है? वेग में परिवर्तन करना। परिवर्तन का मतलब बढ़ाना भी होता है और घटाना भी होता है। परिवर्तन का मतलब बढ़ाना भी होता है और घटाना भी होता है, समझ गए? तो क्या होगा ऐसी स्थिति में क्या होगा? वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, यानी वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और वेग में जब परिवर्तन होता है तो वहीं से त्वरण की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। और ये त्वरण जो है वो त्वरक से ही आया, बोलो, या त्वरण से क्या आया? त्वरक आया, जैसा भी आप समझे, है ना। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। तो इस प्रकार से वेग में जब परिवर्तन होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है? त्वरण की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं। मैं इकट्ठे परिभाषा नहीं बताया आपको जानबूझकर, क्योंकि वहाँ तक पहुँचाना मेरा काम था तुमको, कि आखिर त्वरण क्यों हम ये नया वर्ड पढ़ रहे हैं, त्वरण क्यों इसको पढ़ने की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि हम एक समान गति नहीं करते, हम परिवर्ती गति करते हैं। और परिवर्ती गति में हमारा वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। जब समय के साथ वेग परिवर्तित होता है तो एक नई राशि का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। उस राशि का नाम है त्वरण। और त्वरण की परिभाषा होती है
दिए गए समयांतराल में, दो परिभाषा मैं दूंगा, दिए गए समय में भी बोल सकते हो, समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या सीधे शब्दों में अगर हम और छोटा करना चाहें तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, है ना। और दर शब्द का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? दर शब्द का मतलब क्या बताया था मैंने? बटे में क्या आता है? अपॉन में क्या आता है? बताओ, भाग में क्या आता है? क्या आता है? समय आता है ना। तो ये सीधी सी बात, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और उतना भी नहीं लिखना है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, इसकी जो सूत्र बनेगा उस आधार पर होती है ना। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। क्या हो जाता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके पास में दो परिभाषा। दिए गए समय में या दिए गए समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। या फिर वेग में परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। माना कि इसका सूत्र क्या हो जाता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे, ये हो गया समयांतराल। क्लियर हो गई बात, है ना। ये होता है सूत्र, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। हम बोल देते हैं कि यदि t1 समय पर वस्तु का वेग v1 तथा t2 समय पर वस्तु का वेग v2 हो, तब त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होगा? परिभाषा क्या आपकी? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? परिवर्तन जब भी निकालना है कैसे निकाला जाता है? परिवर्तन जब भी निकालना है कैसे निकाला जाता है? बताइए, बोलो, कैसे निकाला जाता है? अंतिम में से कैसे निकालते हैं? अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर, है ना। तो अंतिम वेग कौन सा है आपका? v2। और प्रारंभिक वेग कौन सा है आपका? v1 बटे समयांतराल भी कैसे निकालते हैं? याद रखना, ये जो बटे होता है ना, इस बटे के बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। ये जो बटे है ये बराबर उसके सामने लिखा जाना चाहिए, ऐसा। ये भी थोड़ा सा लिखने का तरीका होता है। तो त्वरण बराबर हो गया वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल भी वैसे ही निकाला जाता है। अंतिम समय कौन सा है? t2। प्रारंभिक समय कौन सा है? प्रारंभिक समय है t1, राइट। ये हो गया आपके पास में। इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू, इस तरह से लिखते हैं a, त्वरण a से दर्शाते हैं इसको, ठीक। और a बराबर इसको, अब जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन होता है उसको ऐसा डेल v से लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल t। ये इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक। तो ये जो डेल होता है ये या तो परिवर्तन को प्रदर्शित करता है या अंतर को प्रदर्शित करता है। जब डेल शब्द का हम उपयोग करते हैं, ये जो डेल संकेत का जब हम उपयोग करते हैं तो इसका मतलब दो होता है। एक होता है परिवर्तन के लिए, या फिर अंतर के लिए, दो राशियों के बीच के अंतर के लिए क्या करते हैं? हम डेल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आपके पास में आ गया a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। और उसी को हमने लिख दिया a इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल t। मात्रक किसको नहीं मालूम? मात्रक कौन है?
जिसको मात्रक नहीं मालूम, कौन है वो बताओ, जिसको मात्रक नहीं मालूम त्वरण का? अरे बोलो, त्वरण का मात्रक क्या होता है? हाँ, क्या होता है त्वरण का मात्रक? हाँ, ms-2। अच्छे से बोलो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये याद रखो। अरे विमीय सूत्र नहीं पूछा मैंने, मात्रक ही पूछा हूं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है मात्रक, मीटर सेकंड पर -2 की पावर, ठीक है, ये हो जाता है इसका मात्रक। विमीय सूत्र बताओ। हाँ, आप विमीय सूत्र बताओ। L t-2, अच्छे से लिख देंगे तो m0 L t-2 ऐसा भी लिखते हैं, है ना, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। राशि कैसी होगी, कैसी राशि होगी बताओ? हाँ, राशि कैसी होगी? सदिश के अदिश? यहां क्या आया है बताओ? वेग आया ना, वेग आया है, तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो त्वरण भी, है ना, जब वेग वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी कैसी राशि होगी? दिशा हो गई ना वहां पर। हाँ, सदिश। कैसी राशि होगी? वेग, वेग सदिश है तो त्वरण भी राशि कैसी होगी? सदिश, क्योंकि वेग से ही किसका निर्माण हुआ है? त्वरण का निर्माण हुआ है। मैंने आपको पिछले बार भी बोला था, स्थिति से विस्थापन का निर्माण होता है, विस्थापन से वेग का निर्माण होता है, और वेग से किसका निर्माण हुआ? आज त्वरण का निर्माण हुआ, है ना, ये हो गया। अब त्वरण के प्रकार भी होते हैं। त्वरण के प्रकार, एक होता है धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है।
तो एक होता है धनात्मक त्वरण और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब धनात्मक त्वरण किसको कहते हैं? जब समय के साथ वस्तु के वेग में वृद्धि होती है ना, समय के साथ वस्तु के वेग में क्या होती है? वृद्धि। समय के साथ वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो उत्पन्न त्वरण को क्या बोलते हैं हम? धनात्मक त्वरण कहते हैं। कौन सा त्वरण कहते हैं? धनात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल में हैं, घर से निकलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आपका वेग क्या रहता है? कम रहता है। और फिर है ना, पहले आप फर्स्ट गियर लगाते हैं, गाड़ी को बिल्कुल क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? आप सेकंड गियर लगाते हैं और गाड़ी की क्या कर देते हैं? स्पीड को, बाइक की स्पीड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, है ना, वेग को बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद में और थोड़ा सा खुली जगह मिली तो क्या कर लिया आपने? और क्या कर लिया? 20, 30, 40, 50, 60 कर दिया। तो आप बताइए समय के साथ क्या कर रहे हैं? वस्तु के वेग में क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या कर रहे हो बताओ? वृद्धि कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो त्वरण होगा उसको क्या बोलेंगे हम? धनात्मक त्वरण करेंगे। जब समय के साथ वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं हम? धनात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक है। और बताइए ऋणात्मक त्वरण किसको कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण समय के साथ, अब समझ में आ गया होगा समय के साथ क्या होगा? यहां पर वेग में क्या होगी? कमी। और जब समय के साथ वेग में कमी होगी तो उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इस ऋणात्मक त्वरण का एक और नाम भी होता है, माइक बंद करो, ऋणात्मक त्वरण का एक और नाम भी होता है मंदन। क्या होता है इसका नाम? ऋणात्मक त्वरण को मंदन के, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऋणात्मक त्वरण को खालिस्तान भी कहते हैं, मंदन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, मंदन भी कहते हैं। तो बताइए समय के साथ वेग में क्या होगी? कमी। अब मान के चलो आपको क्या करना है? अपने घर से निकले, मामा जी के यहाँ जाके रुकना है, तो क्या करोगे? 40 की स्पीड में रोड में चल रहे थे तो बिल्कुल 40 की स्पीड से रुकोगे कि वहां पे घर में जाके? नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको? धीरे धीरे जब उनका गांव आ जाएगा, मामा जी का गांव, तो क्या करोगे आप? अपनी गाड़ी की क्या करोगे? एक्सीलरेटर को क्या करोगे? कम करोगे। और उनके घर आंगन में पहुंचते तक क्या कर दोगे? आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम, 40 थी, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 5, है ना, और फिर ब्रेक मार दोगे आप। समझ गए? तो इस स्थिति में आप क्या कर रहे हैं बताइए? वेग में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वेग में कमी कर रहे हैं। तो जब समय के साथ वस्तु के वेग में कमी होती है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसे मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहा जाता है। क्लियर दैट? यस और नो? राइट। तो ये हो गया त्वरण, त्वरण की परिभाषा, उसका मात्रक, निश्चित, राशि, त्वरण के प्रकार, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। जब समय के साथ वेग में वृद्धि तो धनात्मक त्वरण, जब समय के साथ वेग में कमी तो ऋणात्मक त्वरण। ऐसी स्थिति में धनात्मक त्वरण में सिर्फ ए लिखा जाता है, लेकिन अगर कहीं ऋणात्मक त्वरण आएगा तो -a लिखा जाएगा। समझ गए? यहाँ a लिखा जाएगा लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा? -a लिखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज ये बताइए, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो वेग में कमी होती है कि वृद्धि होती है?